देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। रेप केस में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले एक और गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है। महेंद्र चावला नाम के शख्स को पानीपत के सोनौली गांव में गोलियों से भून दिया गया। महेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। लेकिन महेंद्र पहले ऐसे गवाह नहीं जिन पर जानलेवा हमला हुआ हो। उनके पहले 1 दर्जन से भी ज्यादा गवाहों पर जानलेवा हमला हो चुका है। आज अभियान में सवाल यही है कि क्या आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों को यूं ही निशाना बनाया जाता रहेगा? आखिर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में कर क्या रहा है? आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले एक और शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले को गोलियों से भून दिया गया। एक गोली पेट में मारी गई, दूसरी गोली गले के पास मारी गई। अस्पताल के स्ट्रेचर पर तड़प रहा है ये शख्स, खून से लथपथ, ये जिंदगी के अंतिम मुहाने पर। अस्पताल में डॉक्टर इसकी जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं और अस्पताल के बाहर पुलिस का जमावड़ा है। ये तस्वीरें पानीपत की हैं। पानीपत के सनौली गांव में आसाराम के सेवादार और सूरत रेप केस मामले में आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले महेंद्र चावला को उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। सुबह 10 से 10:15 बजे के बीच पल्सर पर सवार 2 हमलावर उनके घर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावरों में एक ने कुर्ता पायजामा पहन रखा था, दूसरा पैंट शर्ट में था। दोनों ने महेंद्र चावला पर अंधाधुंध फायरिंग की। महेंद्र चावला की हालत चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। महेंद्र चावला पहले भी कह चुके थे कि उनकी जान को खतरा है। आपको बता दें कि महेंद्र चावला वही शख्स हैं जिन्होंने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं की कई काली करतूतों का पर्दाफाश किया था। सूरत रेप केस मामले में महेंद्र चावला ने आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन इस हमले को लेकर जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए आए आसाराम से जब सवाल पूछा गया तो सुनिए कैसे झल्ला कर आसाराम ने जवाब दिया। सब हमले दुनिया में मैं ही करवाता हूँ, ठीक नहीं आप मेरे को परेशान नहीं करो। सब हमले दुनिया में मैं ही करवाता हूँ, ठीक नहीं आप मेरे को परेशान नहीं करो। आसाराम भले ही तबीयत ठीक न होने की बात कह रहे हो, लेकिन उनके खिलाफ गवाही देने वालों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे साफ है कि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले टारगेट पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन है जो चुन चुन कर गवाहों को निशाना बना रहा है? कुलवंत सिंह, पानीपत, इंडिया न्यूज। महेंद्र चावला अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों पर हमलावरों ने कैसे कहर बरपाया है, कैसे 2 गवाहों की हत्या कर दी गई, कैसे 1 दर्जन से ज्यादा गवाहों पर जानलेवा हमला हुआ। ये पहला मौका नहीं है जब आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले किसी शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। गवाहों पर हमले की एक लंबी फेहरिस्त है। 13 मई 2015 यानी आज महेंद्र चावला पर जानलेवा हमला हुआ। इसके पहले 23 मई को अमृत प्रजापति को राजकोट में गोली मार दी गई थी। आपको बता दें कि रेप केस में आसाराम के गिरफ्तार होने के बाद अमृत प्रजापति ने आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी। आसाराम पर अमृत प्रजापति ने कई आरोप लगाए थे। अमृत प्रजापति ने दावा किया था कि आसाराम अफीम का नशा करते हैं और सेक्स वर्धक दवाएं मंगाते हैं। 11 जनवरी 2015 अखिल गुप्ता के मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में जानसठ रोड पर आसाराम के पूर्व नौकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखिल गुप्ता आसाराम के आश्रम में नौकरी करता था और सूरत रेप केस में अहम गवाह था। 13 फरवरी 2014 कोर्ट परिसर में राहुल सचान पर चाकुओं से हमला किया गया। 1 मार्च 2014 अहमदाबाद केस के मुख्य गवाह महिला के पति के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। 7 मार्च 2014 लखनऊ में मुख्य गवाह और आसाराम के सेवादार राहुल सचान को दोबारा कार से कुचलने की कोशिश हुई। 10 मार्च 2014 गवाह के पति पर लोहे की रॉड से हमला हुआ। 16 मार्च 2014 सूरत रेप केस मामले में मुख्य गवाह दिनेश मूल चंदानी पर तेजाब से हमला किया गया। इन हमलों से सारे गवाहों में खौफ भरा है। कुछ नकाबपोश बदमाश आते हैं और गवाहों को गोलियों से भूनकर चले जाते हैं और कानून के मुहाफिज कुछ नहीं कर पाते। आपको बता दें
कि सूरत की नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में आसाराम को 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया गया था। तब से अब तक आसाराम सलाखों के पीछे है। रेप के मामले में ही आसाराम का बेटा नारायण साईं भी सलाखों के पीछे है। लेकिन अब इन बाप बेटों के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है। सवाल ये है कि गवाहों को कौन मार डालना चाहता है? गवाहों पर लगातार हमले हो रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? गवाहों पर हमलों को लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? पानीपत से कुलवंत और जोधपुर से ललित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आसाराम के खिलाफ जितने भी लोगों ने अब तक गवाही दी है, डर और दहशत का आलम इस वक्त उन सब में देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर उन्हीं का हो। इसी पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। अभियान में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त राहुल, जो कि सेवादार हैं और पूर्व सचिव आसाराम के, वो लखनऊ से मौजूद हैं। पीसी सोलंकी हमारे साथ विक्टिम के एडवोकेट हैं, वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा स्वामी बोधानंद पुरी साहब, जो कि नारायण साईं समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। शुरुआत पीसी सोलंकी में आपसे ही करना चाहूंगी। एक के बाद एक लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और आज एक बार फिर से एक गवाह के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, इस प्रकरण में जब से ये मामला हुआ है तब से एक बात तो निश्चित तौर पर बड़ी साफ नजर आ रही है कि गवाह को किसी तरीके से ये प्रकरण डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको किसी तरीके से दबाया जाए। बिल्कुल। जब मुलजिम आसाराम को यह निश्चित तौर पर पता चल गया कि गवाह किसी तरीके से उसके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने उस पर हमले का रास्ता अख्तियार किया। जोधपुर प्रकरण में मुलजिम आसाराम के 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह थे, जो इसके कैरेक्टर और मॉडस ऑपरेंडी को लेकर जो उन्होंने गवाही दी है। उसमें राहुल सचान, आज जो महेंद्र चावला पे जो हमला हुआ है वो स्वयं, और एक अजय। इन तीनों ही गवाह ने न्यायालय में बेखौफ निर्भीक होकर बिना किसी डर के मुलजिम आसाराम के खिलाफ बहुत अच्छे से गवाही दी है कि किस तरीके से ये लड़कियों के साथ यौन शोषण करते थे और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता था और इनका कैरेक्टर क्या रहता था। मुलजिम आसाराम का ही नहीं, उनके पुत्र के बारे में भी इन्होंने गवाही दी थी। तो इनकी गवाही से निश्चित तौर पर इस प्रकरण में जो मुलजिम आसाराम का कैरेक्टर है वो सामने उजागर होता है। उसी से परेशान होकर मुलजिम आसाराम ने जो है इन लोगों के ऊपर ये जिस तरीके से ये सारे हमले हो रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इस फ्रस्ट्रेशन का ये नतीजा है कि ये इनके ऊपर हमले करवा। क्या आपका कहना यह है कि दरअसल आसाराम की ओर से ही ये हमले करवाए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक महेंद्र चावला की बात है उस पे मैं अभी मीडिया से ही मुझे ये सब मालूम चल रहा है, लेकिन जहां तक राहुल सचान की बात है या दूसरे और गवाह की बात है, जोधपुर में 3 गवाह प्रेषित हुए हैं न्यायालय में विचारण के दौरान। महेंद्र चावला, राहुल सचान और अजय, इन तीनों ही गवाह ने न्यायालय में जब इनकी एविडेंस रिकॉर्ड की जा रही थी और एविडेंस कंक्लूड होने के बाद में इन्होंने न्यायालय के सामने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि हमें हमारी जान का खतरा है मुलजिम आसाराम से, इनके परिवार से और सेवादार से, तो हमें जोधपुर से वापस हमारे घर तक सुरक्षित पहुंचने के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उस प्रार्थना पत्र पर इन्होंने ये कैटेगरिकली ये मेंशन किया है। बिल्कुल, आपकी बात समझ गई सोलंकी साहब, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन यहाँ पर स्वामी बोधानंद पुरी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आसाराम और नारायण साईं क्या इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जिन लोगों ने बकायदा उनके खिलाफ गवाही दी थी अब उन पर हमले करवाने को वो आमादा हैं और कई लोगों की जान चली गई, कई अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ये दर्शाता क्या है? ये तो साफ जाहिर करता है कि पहले तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। इस पर टिप्पणी आपकी। गंग 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 गंग। सबसे प्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता गुमराह न हो, इस सच्चाई को आप सामने रखना चाह रही हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद करता हूं। पर बात यह है कि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आसाराम जी बापू एक अपराधी हैं और उन्होंने ही हमला करवाया। अरे वो जेल में बंद है, कोई प्रमाण नहीं आया। किसी अपराध में ही तो बंद होंगे ना स्वामी जी। अपराध पर अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया जी। ये तो एक कानून बना है, शक और संदेह के दायरे में कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। सबूत उनके खिलाफ इतने ज्यादा पुख्ता हैं कि अदालत उन्हें जमानत नहीं दे रही है। इस बात को आपको समझना होगा और हिंदुस्तान में थोड़ा वक्त लगता है किसी भी गुनाह को पूरी तरह से साबित कर पाने में। लेकिन सवाल मेरा सीधा सा ये है,
जिन गवाहों ने गवाही दी अब उनकी जान लेने पर उतारू हो गए हैं आसाराम, इस तरह के आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। जी 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 तो इसका भी पक्का प्रमाण नहीं आया कि आसाराम जी के समर्थक ही जानलेवा हमला कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि आसाराम जी के विरोधी लोग जानलेवा हमला करके और यह इल्जाम आसाराम जी और उनके समर्थकों पे लगा दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। और इसकी पूरी खोजबीन होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी पुलिस की है, कोर्ट की है। आपकी बात बिल्कुल सही है स्वामी बोधानंद जी, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है जिन्होंने आसाराम या नारायण साईं के खिलाफ गवाही दी थी। इसी वजह से शक की सुई सीधे सीधे आसाराम के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। शिवा 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 तो इसके पीछे यह भी तो कारण हो सकता है कि ऐसा करके और आसाराम जी के समर्थकों को ही बदनाम किया जाए, जो आसाराम जी को बहाना बना करके जो सनातन परंपरा का विरोध करने वाला जो एक विचार कुविचार भारत में पनपा है, उस विचार के जो प्रतिनिधि लोग हैं, तो ऐसा करके और गवाहों के ऊपर जानलेवा हमला करके आसाराम जी और उनके समर्थकों को फंसाया जाए। स्वामी जी, इस बात पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस वक्त मैं सीधे रुक कर लेती हूं। हमारे साथ राहुल जी भी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व सचिव रह चुके हैं आसाराम के। राहुल को आपको इस पूरी कड़ी में कौन सी कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और सीधे सीधे आप किसके ऊपर शक जाहिर करना चाहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जो सीधे सीधे आसाराम और उनके समर्थकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरा शक सीधा सीधा आशाराम के ऊपर जाता है, क्योंकि आशाराम के अलावा हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है जी, कि हमको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, हमको ट्रैक करके मारा जा रहा है। अब जब मैं अपनी ही बात कहना चाहूंगा, जब मुझ पर चाकू से हमला हुआ तो आशाराम पहली बार कोर्ट से बीच में बाहर आए और बोले मुझे सफोकेशन हो रहा है, और उन्होंने चाकू अपने हाथों से मुट्ठी भरकर अपनी छाती पे ऐसे मार के इशारा किया, और जिस लड़के ने मुझे चाकू मारा वो लड़का वहीं किनारे पर खड़ा हुआ था और उस लड़के ने गर्दन हिलाई। मैंने ये चीज स्वयं देखी थी, और जिस लड़के ने मुझे चाकू मारा वो लड़का भी वही था जो आशाराम से इंस्ट्रक्शंस उसने लिए और उसके बाद उसने मुझ पर हमला किया। मैं जहां तक बहुत करीब से आशाराम को जानता हूं, स्वामी जी तो आशाराम के साथ रहे नहीं है। स्वामी जी एक अंदाजे में हिंदू धर्म के नाम पे आशाराम को सपोर्ट कर रहे हैं जी, लेकिन मैं स्वयं जानता हूं कि आशाराम के विरोध में कभी भी कोई कुछ बोलेगा तो वो बचेगा नहीं, इतना मेरा अनुभव है। अगर उनसे कोई क्वेश्चन भी पूछ लो तो वो बहुत नाराज हो जाते थे, हमेशा से उनका एक व्यवहार रहा है उनका आशाराम जी का। तो आशाराम की जो हालत यही है, उसका प्रयास पूरा का पूरा है, क्योंकि वो जानता है कि जो लोग हम लोग इतने प्रयासों से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, धर्म के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के अंदर वो किसी न किसी तोड़फोड़ करके गवाहों को मारने की योजना पूरी बना रहे हैं। आपके ऊपर ये हमला कब हुआ था राहुल, और सवाल ये भी है क्या इसके बाद आपने शिकायत की थी इस पूरे मामले की? आप एक्चुअली पुलिस ने मतलब मेरा स्टेटमेंट ले लिया है, वहां पर सब लिख लिया है, वहां पर केस भी स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली 13 फरवरी को मुझ पर अटैक हुआ था, और उसके पहले एक्चुअली मार्च में मेरे ऊपर हमला हुआ था, कार से कुचलने की मुझे कोशिश की गई थी। मैं एक दो पहलुओं पे कुछ चीजें एक्चुअली मीडिया की नजर डालना चाहता हूं। बिल्कुल कि आशाराम से जब आशाराम अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जब कोर्ट की तरफ जाते हैं तो एक कुछ लोग काली पैंट और सफेद कमीज पहन के आशाराम से जाके मिलते हैं। पुलिस समझती है कि लॉयर हैं, पर वो लॉयर नहीं है, आशाराम के कुछ लोग हैं। पहले एक अर्जुन नाम का लड़का आशाराम से मिलता था और वहां से इन्फॉर्मेशन लेता था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। आशाराम सीक्रेटली उसको सारी बातें बता के आगे के इंस्ट्रक्शन दिया करता था। जब उस लड़के के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई और वो कुछ केसेस में लिप्त पाया गया, तो उसको फिर उसके बाद पुलिस की नजर में वो आ गया। तो आजकल मोहित नाम का एक लड़का है जो कि आशाराम के पास रहता है जी, काली पैंट पहनता है, सफेद कमीज पहन के उसके पास जाता है और वहां से इंस्ट्रक्शन देता है। जिस दिन मुझ पर चाकू से हमला हुआ उस दिन भी उसने इंस्ट्रक्शंस लिए थे और आशाराम ने उसको भी इंस्ट्रक्शन दिए थे। जिसको चाकू मारना है वो भी वहीं खड़ा था जाली के पीछे, मैंने उसको खुद देखा था। तो ये सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन लोग आशाराम से मिल रहे हैं, कौन लोगों से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। आशाराम के पास वकील भी जाके बैठते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोर्ट के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जो कि आश्रम के साधक रहे हैं और वो कोट पहन के, काला कोट पहन के, काली पैंट पहन के, सफेद कमीज पहन के कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, जबकि वो आश्रम के साधक हैं, वकील नहीं है। काफी महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई हैं। उम्मीद यही हम कर सकते हैं, कम से कम पुलिस और प्रशासन की ओर से इन बातों का ख्याल किया जाएगा। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। इसके अलावा आपको पानीपत भी लेकर चलेंगे, जहां पर आज ताजा हमला किया गया है एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसने आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी। वहां से बनु जैन हमारे संवाददाता मौजूद हैं, ताजा अपडेट लेंगे इस पूरे मामले में। और अब
बाकी के जो गवाह हैं उन्हें बचाया कैसे जाए, होना क्या चाहिए इस पूरे मामले में, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। उनकी लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनके ऊपर एक एक करके जानलेवा हमला भी लगातार हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में मूक दर्शक क्यों बना हुआ है। और इसी सवाल के साथ स्वामी बोधानंद जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप लोग खुद अपने साथ स्वामी का तमगा जोड़ लेते हैं, लेकिन समाज में अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा होता है तो उसके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं, ये बात समझ से परे है। और इतने दिन हो गए आसाराम के पूरे मामले को, उसके बावजूद भी आज आप उनका साथ दे रहे हैं। मैं इसलिए साथ देना चाहता हूं और दे रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गायों की सेवा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्तित्व, तुलसी का बगीचा लगाने वाला कोई व्यक्तित्व, क्योंकि काल्पनिक महाभारत बातें में क्यों, पंक्ति आई है, त्रातव्या प्रथम स्वामी जी, काल्पनिक बातें आपकी ओर से की जा रही हैं। रक्षा पहले, आपकी बातों पर भरोसा करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर आप व्यवहारिकता पर जोर देते तो शायद हम यकीन भी कर लेते। लेकिन इसके साथ पीसी सोलंकी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक के बाद एक गवाह जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, और 2 की तो जान चली गई है। अब इस पूरे मामले में होना क्या चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए, जहां तक जोधपुर वाले प्रकरण की बात है, मैं उसी के संदर्भ में आपसे बता सकता हूं और उसके बारे में ही बात कर सकता हूं। जी बिल्कुल। जोधपुर की ट्रायल ऑलमोस्ट जो है प्रोसिक्यूशन की एविडेंस लगभग कंप्लीट होने को आई है। सभी महत्वपूर्ण गवाह की जो है साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। अब मात्र 2-3 गवाह हैं, उनकी गवाही जो है वो न्यायालय में होनी बाकी है। वो गवाह पुलिस के अधिकारी है जिनके द्वारा चार्जशीट पेश की गई और जिनके द्वारा अनुसंधान किया गया। जोधपुर में इन सभी गवाह जो एक्यूज आसाराम के करेक्टर और मोडस ऑपरेंडी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से गवाही दी है। तो इस पूरे प्रकरण में, जोधपुर वाले मामले में अब ये जो हमले वगैरह हो रहे हैं, उसे इस मुकदमे की मेरिट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑल दीज थिंग्स वुड सर्टेनली गो अगेंस्ट एक्यूज आसाराम। चलिए, उम्मीद यही है जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जाएगा और साथ ही उन लोगों की आंखें भी खुलेंगी जो अब भी आसाराम और उनके साथ जो लोग खड़े हैं इस पूरे मामले में, उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और सवालों के घेरे में हुकूमत भी है, क्योंकि अगर गवाहों के ऊपर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं तो पूरे मामले में सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लेता, इन सब का जवाब उम्मीद यही है कि आगे आने वाले वक्त में हमें मिलेगा और गवाहों की सुरक्षा को लेकर कम से कम सरकार सचेत होगी, सजग रहेगी। अभियान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर